गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीडीएन पब्लिक स्कूल। आज हम 9वीं कक्षा भूगोल का थर्ड चैप्टर का जो रिमेनिंग पोर्शन है, बचा हुआ भाग है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो गंगा की मुख्य धारा कौन सी है, भागीरथी है, और कहाँ से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में से आकर मिलती है। ठीक है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये आप ध्यान रखना, आपसे ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा कि गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में किस जगह पर प्रवेश करती है, तो वो है हरिद्वार में। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। कौन सी? यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। ठीक है, ये इन नदियों के नाम आपको याद रखना है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि इनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी। जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। आपको एक फिगर के माध्यम से दर्शा देते हैं। जो इस टॉपिक की शुरुआत में हमें बताया है भागीरथी और अलकनंदा के बारे में कि ये कैसे ये धाराएं आपस में आकर गंगा का निर्माण करती हैं। इस चित्र में देखिए आप, ये है गंगोत्री हिमनद। ठीक है, जहाँ से इसकी जो मुख्य धारा है गंगा की, भागीरथी निकलती है। ठीक है, ये देखिए, ये भागीरथी नाम लिख रखा है यहाँ पर। ठीक है, भागीरथी। और जो इसकी दूसरी मुख्य धारा है वो है अलकनंदा नदी। वो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है। वो कैसे बनती है उसकी मुख्य धारा? सबसे पहले होती है विष्णु गंगा और धौली गंगा। ठीक है, दोनों आपस में विष्णु प्रयाग पर आगे मिलती हैं। फिर ये आगे एक धारा में आगे चलती हैं। ठीक है, फिर नंद प्रयाग पर आकर नंदाकिनी इसके साथ मिल जाती है। इस मुख्य धारा का पूरी का नाम है अलकनंदा। ठीक है, और आगे जाकर इसमें कर्णगंगा मिल जाती है। फिर कर्णगंगा कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग पर। और फिर मंदाकिनी इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, कहाँ? रुद्रप्रयाग पर। और इसको पूरी ही ये जो मुख्य धारा है इसको अलकनंदा बोलते हैं। ठीक है, और अलकनंदा की ये सहायक धाराएं हैं, नंदाकिनी, मंदाकिनी, कर्णगंगा, ये। ठीक है, आपको याद रखना है कि कहाँ पर किस प्रयाग पर कौन सी धारा अलकनंदा के साथ मिल रही है। आपके जो लेसन है उसके अंदर इतना एक्सप्लेन नहीं है, वहाँ पर सिर्फ दो बात बताई हैं, एक भागीरथी नदी और एक अलकनंदा नदी। और ये कहाँ पर आकर मिलती हैं? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के पश्चात ये एक ही धारा में सम्मिलित हो जाती हैं, एक ही धारा का निर्माण करती हैं और उस धारा को बोलते हैं गंगा नदी। फिर आगे बताया है ये हरिद्वार, जहाँ पर ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस फिगर के माध्यम से। तो लेसन स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट है यमुना नदी। हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। पिछला जो हमारा लेसन था उसमें मैंने आपको बताया था नेपाल हिमालय। ठीक है, और या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। तो ये जो घाघरा, गंडक तथा कोसी है ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं। आपको एक फिगर के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से दर्शा देते हैं कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, वो कौन सी और कहां से निकलती हैं। इस मानचित्र में देखिए, ये है आपकी गंगा नदी। आप एरो की तरफ देखोगे। ठीक है, ये है आपकी गंगा नदी और इसी के समांतर जिसका दाहिने तरफ जो बहती है नदी वो है यमुना। और यमुना आगे चलकर इलाहाबाद में कहाँ मिल जाती है? गंगा के अंदर समाहित हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दाहिने तरफ की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, वैसे तो ओवरऑल ये सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना ही है। ठीक है, और दाहिने तरफ की सबसे बड़ी भी यही है। और जो
बाएं तरफ की है जो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, कौन सी हैं, देखो ये गंडक नदी है, ये कोसी नदी है जो इसमें आके मिल रही है, ये घाघरा नदी है इसमें आके मिल रही है, यह है गोमती नदी जो इसमें आके मिल रही है, सोन, यहाँ पर तमसा, सोन, ठीक है, ये दोनों ही क्या हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है चंबल नदी, बेतवा, ठीक है, ये दोनों की दोनों नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं, न कि गंगा की सहायक नदियाँ हैं। आप यहाँ पर फिगर में देखोगे तो चंबल यमुना में जा रही है, बेतवा भी यमुना में ही जा रही है। ठीक है, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं, न कि गंगा की, आपको बात ध्यान में रखनी है। चलो आगे हमारा लेसन रीड करते हैं। नेक्स्ट है, इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है। किनके कारण? इन नदियों का जिक्र किया है यहाँ पर, घाघरा, गंडक तथा कोसी नदियों के कारण उत्तरी मैदान में क्या है कि कुछ हिस्से होते हैं जहाँ पर बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियाँ हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। ठीक है, वो अपने साथ कैसी मिट्टी लेके आती हैं? उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा तथा सोन हैं। मैंने अभी बताया था चंबल किसकी सहायक नदी है? हाँ, यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, सोन गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी काफ़ी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। मानचित्र में मैंने आपको दर्शा दिया है कि कैसे ये आकर मिल रही हैं, लेकिन आपको इनकी जो अवस्थिति है कि कहाँ पर आकर ये गंगा में मिल जा रही है, यमुना में मिल जा रही है, वो आपको खुद याद करना होगा। ये आपका होमवर्क है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। ठीक है, कहाँ तक बहती है हमारे देश में? पश्चिम बंगाल के फरक्का तक। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। जो गंगा डेल्टा बनाती है अपना, उसका सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? फरक्का, पश्चिम बंगाल का फरक्का। यह नदी दो भागों में बट जाती है। ठीक है, भागीरथी, हुगली, ठीक है, जो इसकी एक वितरिका है, यानी कि इसका एक भाग ही है। इसको हुगली नदी बोलते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। ठीक है, आपको मैप में दर्शा देते हैं कि ये कैसे होता है। इस मानचित्र में देखिए आप, ये है गंगा नदी। ठीक है, जैसे ही ये पश्चिम बंगाल में एंटर करती है, ठीक है, फरक्का के पास इसकी धारा, जो मुख्य धारा है, ठीक है, उससे एक जो नदी है या फिर उससे एक छोटी सी शाखा अलग हो जाती है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? हुगली नदी बोलते हैं। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में बहती है। ये आप एरो की तरफ देखिए। ठीक है, आपको महीन सी एक पतली सी लाइन दिखाई देती है, इसको ये है हुगली नदी। और जो इसकी मुख्य धारा है वो आगे पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है और ब्रह्मपुत्र के साथ क्या हो जाती है? मिल जाती है। ठीक है, आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट है, अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। यानी कि जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में विलीन होती हैं, उससे जस्ट पहले जब दोनों एक हो जाती हैं, ठीक है, दोनों मिल जाती हैं, तो उस संयुक्त नदी को किस नाम से जाना जाता है? मेघना नदी से नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप ये याद रखना। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुंदरवन इसलिए नाम लिया गया है यहाँ पर जो इसके डेल्टा में जो वन बने हुए हैं या फिर जो उगे हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर सुंदर के जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, एक तरह का वृक्ष है, उसका नाम होता है सुंदर, और उसके वृक्ष काफ़ी बहुतायत में हैं इस डेल्टा के अंदर, तो इसका नाम सुंदरवन रख दिया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, क्या आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है, गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है।
क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? मैंने आपको मानचित्र के माध्यम से दर्शा दिया है जो इसका अपवाह तंत्र है वो कैसा है। अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। ठीक है, जो सिंधु और गंगा नदी तंत्र है उनके बीच में जो ये अम्बाला नगर है वो स्थित है। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। यानी कि अब जो ढाल है, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे, यानी कि इसका जो ऊपरी मैदान भाग है हरिद्वार, ठीक है, से नीचे जाते जाते वो काफ़ी कम है, इतना ढाल नहीं रह जाता, वो मुश्किल से 300 मीटर का ही ढाल है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। ठीक है, इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। विसर्प मैंने बताया था टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, सांप के आकार की एक क्या बना लेती है, आकृति बना लेती है। अब है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है काफ़ी नज़दीक है एक दूसरे से। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। ठीक है, ये पहले भारत में कहाँ आती है, ये अरुणाचल में आकर भारत में प्रवेश करती है। इससे पहले ये तिब्बत के अंदर बहती है और तिब्बत फिलहाल किसके अधीन है, चीन के अधीन है। आगे रीड करते हैं। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर, ठीक है, ये एक शिखर है, ऊंची चोटी है, ठीक है, हिमालय की 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। गार्ज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है, ठीक है, कि एक जिन चट्टानों के ऊपर बहती है उन चट्टानों को ये काट कर क्या कर लेती है, काफ़ी संकरी खाई बना लेती है। ठीक है, उसको गार्ज बोलते हैं। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिहांग गार्ज के नाम से बोला जाता है कि दिहांग गार्ज या दिहांग नामक स्थान जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है उसके पास से ये भारत में क्या करती है, एंटर करती है। तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, दिबांग, लोहित, केनुला, ठीक है, और एक दो और है जो इसकी सहायक नदी है, ठीक है, छोटी, ठीक है, और फिर मिलकर इसकी जो मुख्य धारा के साथ मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख रखा है कि आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग देश में इसका अलग अलग नाम है। जब तक ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में प्रवाहित होती है तब तक इसका नाम क्या रहता है, तिब्बत के लोग किस नाम से जानते हैं इसको, सांगपो। और जैसे ही ये बाहर से बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं, जमुना इसको जाना जाता है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इसको जमुना के नाम से जानते हैं। देखो इस मानचित्र के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। ये है मानसरोवर झील, ठीक है, ठीक है, जहाँ से क्या निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकलती है चेमायुंगडोंग, ठीक है, इस स्थान से ये निकलती है। और यहाँ ये जो वाला क्षेत्र है जहाँ पे ये बह रही है, एरो आपको दिखा रही है, तिब्बत का क्षेत्र है। और यहाँ जो अब ये भारत में प्रवेश करेगी ये है अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का ही एक स्टेट है, राज्य है। वहाँ पर दिहांग गार्ज से ये प्रवेश करती है। ठीक है, और ये इसकी सहायक नदियाँ यहाँ पर दिखा रखी है। मानस नदी है, ये है, ठीक है, ये लोहित है, ठीक है, ये सारी नदियाँ यहाँ पर दर्शा रखी हैं। फिर ये आ गई असम में बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। ये वाला हिस्सा यहाँ से बांग्लादेश का शुरू हो जाता है, ये बांग्लादेशी क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रीड करते हैं हमारा लेसन। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, यानी ठंडा क्षेत्र है। ठीक है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदीय द्वीपों का निर्माण करती है। ठीक है, असम के अंदर जैसे ही ये प्रवेश करती है ये अनेक धाराओं में
बढ़ जाती है, ठीक है। गुम्फित नदी उसको बोलते हैं जो नदी बट जाती है काफ़ी हिस्सों में, ठीक है। तो उस नदी के रूप में ये बहती है और काफ़ी नदी द्वीपों का ये निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? चलो ये मैं आपको बता देता हूँ। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है उसको बोलते हैं मांजुली द्वीप। क्या है? मांजुली द्वीप। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति नुकसान पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। यानी कि उत्तर भारत की जितनी भी नदियाँ होती हैं उनके अंदर जो सिल्ट निक्षेपण की जो मात्रा है काफ़ी कम होती है। अपने साथ सिल्ट की जो मात्रा है कम लेके आती हैं, लेकिन ये अपने साथ सिल्ट की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में बहाकर लेके आती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है, ठीक है। अब सिल्ट की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ये अपने सतह से ऊपर बढ़ जाती है और बार बार अपना मार्ग है वो बदल लेती है, ठीक है। ये हमारे जो दो नदी तंत्र, बड़े नदी तंत्र थे वो हमने पढ़ लिया आज, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।